राजनीति की चाल से। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन। इस वर्ष मेले का मुख्य विषय है खेती में ड्रोन का महत्व। कृषि मेले में किसानों का सम्मान। स्टार्टअप महाकुंभ में केंद्र सरकार के साथ मिलकर देश और दुनिया की समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं स्टार्टअप। 37,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा। पतंजलि के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद द्वारा नोटिस पर जवाब न देने पर नाराजगी की जाहिर। कोर्ट ने बालकृष्ण को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के दिए आदेश। और अब समाचार विस्तार से। देश में किसानों को कृषि क्षेत्र की नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए सरकार एवं कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा समय समय पर कृषि मेलों का आयोजन किया जाता रहा है और इसी क्रम में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 18 और 19 मार्च के दौरान 2 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष मेले का मुख्य विषय खेती में ड्रोन का महत्व है। इस मेले में किसानों के साथ बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनें व यंत्र निर्माता कंपनियां भी हिस्सा लेंगी। मेले में किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त मशीनों, यंत्रों एवं उनकी कार्य प्रणाली के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। किसान यहां से खरीफ सीजन की मुख्य फसलों के उन्नत बीज भी कम दरों पर खरीद सकेंगे और इसमें प्रत्येक जिले के एक महिला एवं एक पुरुष किसान को सम्मान मिलेगा। मेले में हर साल हरियाणा सहित पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हजारों किसान शामिल होते हैं। पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगाने को लेकर दायर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और एमडी आचार्य बालाकृष्ण द्वारा अवमानना नोटिस पर जवाब न दाखिल करने पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने बालकृष्ण को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। कोर्ट ने बाबा रामदेव को भी नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। स्टार्टअप महाकुंभ में कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सरकार के साथ मिलकर देश और दुनिया की समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय के साथ जुड़े स्टार्टअप सरकार से जैम पोर्टल के साथ जुड़े हैं, जहां उन्हें नए ऑर्डर्स मिलने में मदद मिल रही है। 37,000 से ज्यादा स्टार्टअप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जैम के सीईओ प्रशांत कुमार सिंह के साथ खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 2024 इतिहास में याद रखा जाएगा जब भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल ले जाने की तैयारी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्या कुछ मदद मिल रही है जेम प्लेटफॉर्म्स पर, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जेम के सीईओ प्रशांत कुमार सिंह हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम जेम, कनेक्शन क्या है और फोकस क्या है? पहला कनेक्शन तो यही है कि हम खुद ही स्टार्टअप है गवर्नमेंट के इकोसिस्टम में, और जिस तरह हमारी ग्रोथ रही हम चाहते हैं कि हर एक स्टार्टअप हिंदुस्तान का ऐसे ही ग्रो करे। हमने पहले साल में 400 करोड़ किया और इस साल हम 4 लाख करोड़ करेंगे, तो 1000 टाइम्स की ग्रोथ हमारी हुई है। और इंक्लूसिविटी का जो हमारा पिलर है उसमें हम खास बल देते हैं कि जितने स्टार्टअप्स हैं उनको हम प्रमोट कर पाएँ। अभी करंटली हमारे पास 23,000 स्टार्टअप्स हैं और करीब 23-24 हज़ार करोड़ का व्यवसाय कर चुके हैं। आपने जैसे कहा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस खुद में एक स्टार्टअप है, आपने शुरुआत की और आज कई सारे माइलस्टोन्स आपने ऐसा सही क्या किया जो इस स्केल पर पहुंचे, और कैसे आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसने इस हाइट तक पहुंचाया है जेम को? हमारा जो मेन सक्सेस का फैक्टर है वो टेक्नोलॉजी है और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी है। और हमने ये भी सोचा कि भाई जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसका दर्द हम समझें। तो जितने बायर्स थे, सेलर्स थे, उनसे हमने सीखा उनको क्या चाहिए, क्या उनको अड़चने आ रही हैं,
और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सब दूर किया और बहुत कन्विंसिंग लगी। बट हमने ये देखा कि एक बार जो हमारे पोर्टल पे आ जाता है वो फिर स्टिक करता है, बिकॉज उसको एडवांटेज दिखता है यहाँ पे। जो स्टार्टअप्स हैं वो आपके साथ कैसे जुड़ रहे हैं, उनको आप किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और जेम कैसे एक और विंग दे रहा है उनको अगली उड़ान के लिए? स्टार्टअप्स जो DPIIT में रजिस्टर होते हैं वो हमारे यहाँ पोर्ट आउट हो जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं। इसके अलावा हमने ये भी किया है, हमने अपना एक स्टार्टअप रनवे लॉन्च किया है। रनवे क्यों बोलते हैं कि ये वो प्रोडक्ट होंगे जो कि अदरवाइज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट है। अब जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, एक स्टार्टअप ने बनाया था एक रोबोटिक स्कैवेंजिंग मशीन। तो वैसा कोई मशीन थी नहीं, तो गवर्नमेंट बायर कैसे खरीदेगा? लोग बोलेंगे भाई तुम पास परचेज हिस्ट्री दिखाओ, टर्नओवर दिखाओ। तो वो सब स्टार्टअप रनवे में एग्जेम्प्ट है। तो वो सिर्फ बायर डिसाइड करेगा कि मैं मुझे लेना है कि नहीं, अपना ऑल्टरनेटिव से मैच करेगा कि ये कॉस्ट कंपैटिबल है कि नहीं, कितना एफिशिएंट है। और हमने देखा कि बहुत सक्सेसफुल रहा है ये। कोई टारगेट है सर स्टार्टअप को सेंटर करते हुए जेम का कितना कुछ हो सकता है टर्नओवर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ भी? मैं तो मैक्सिमम चाहूँगा। अभी जैसे 23,000 कर रहे हैं, पर उस 23,000 में हर वो चीज़ नहीं है इनोवेशन वाला। तो अब गोइंग फॉरवर्ड हम ये करेंगे कि जहाँ पे जो स्टार्टअप्स इनोवेट करके आ रहे हैं, अपना बना रहे हैं, उसको हम इंकरेजमेंट देंगे। इस इवेंट के बाद हम लोग स्टार्टअप से इंडिविजुअली भी एसोसिएट करेंगे, एज ए ग्रुप भी करेंगे, एज अ सेक्टर भी करेंगे, स्टेट वाइज है वो भी करेंगे, ताकि जितना कंट्रीब्यूट कर सके। हमें पता है स्टार्टअप का दर्द और हमें पता है स्टार्टअप की सक्सेस, तो उस माध्यम से हम उसको सबको आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो करीब करीब 1.25 लाख स्टार्टअप्स में से 23,000 जेम प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं और कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट से ऑर्डर्स मिलना अगर पक्का होता है तो स्टार्टअप के अंदर एक नया जुनून होता है कुछ कर दिखाने का और कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जो कि ग्रैंड चैलेंजेस का समाधान दे सकते हैं देश और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर भी, उनको एक नई पहचान इस इन्वेस्टर महाकुंभ से मिलने जा रही है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, भारत मंडपम, दिल्ली। और लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश में किसान एक ऐसा वर्ग है जिसको साधने की कोशिश सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के भी कई मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर MP के किसान इस बार वोट करने जा रहे हैं। DD न्यूज़ के संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने भोपाल के समीप एक गांव में जाकर अन्नदाता किसान के मन की टटोली और कोशिश की कि किसान इस बार किस तरह की सरकार चाहते हैं। आइए देखते हैं उनके साथ, किसानों के साथ उनकी ये खास बातचीत। भारत कृषि प्रधान देश है और इस देश में आज़ादी के बाद से जो भी सरकारें रही हैं, किसानों के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास सभी सरकारों ने किया है। लेकिन किसान अब आने वाले चुनाव में कैसी सरकार चाहते हैं और जब इस बार वोट डालने जाएंगे तो किन बातों का ख्याल किसान रखने जा रहे हैं। भोपाल में इस वक्त हम भोपाल के पास भौरी अगर बात करें तो वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है, एक गांव है और यहाँ के कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि इस बार का जो आम चुनाव इस देश में हो रहा है, इस चुनाव में किसान क्या सोचते हैं। ये बताइए कि अब चुनाव बहुत सामने करीब ही हैं और किसान भी वोट डालेगा, क्या वो बातें रहेंगी जो किसान ध्यान में रखेगा? सर, ये क्या किसानों के लिए बहुत ही वो किया है, सम्मान निधि है और जो बीमा की फसल वगैरह, ये यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया किसानों के लिए। किसान मजबूत हुआ है पिछले कुछ सालों में या इस बार के चुनाव में किसान क्या सोच रहा है? जब से मोदी जी आए उससे किसान मजबूत ही है और मजबूत ही रहेगा जब तक वो रहेंगे। और जब वो राम को लेके आए तो उनको हम भी लाएंगे। MSP को लेकर बड़े किसान आंदोलन भी कर रहे थे देश के अंदर और कई मुद्दा वो किसानों ने रखा। क्या सरकार ने उचित मूल्य दाम नहीं दिया सरकार को? क्या पूरा दिया सर, पूरा मूल्य दिया और पूरा प्रयास कर रही है कि किसान आगे बढ़े। कांग्रेस ने कुछ काम किए हैं आपको ऐसा लगता है? सर कुछ भी नहीं किए 60 साल में उन्होंने। कांग्रेस सरकार 60 साल में किसानों को क्या 300 रुपये 1000 रुपये गल्ला तुलता था, आज देखो 2500 हो गया। कांग्रेस तो हमेशा वादे ही करती है, करती कुछ नहीं है। 60 सालों में राम मंदिर का कभी उनने सोचा? सिर्फ बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी ने सोचा। बात से ये निकलकर सामने आ रहा है कि मुद्दे एकदम साफ हैं, किसको चुनना है ये भी लगभग उन्होंने तय कर लिया है। बस उस दिन का इंतजार है जब मतदान होगा इनके क्षेत्र में और EVM पे बटन दबाने जाएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भौरी गांव, भोपाल। और किसान समाचार में अब जान लेते हैं मुल्क भर की मंडियों का भाव। हफ्ते
के पहले कारोबारी दिन मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करें तो 18 मार्च को जम्बूसर और जलगांव मंडी में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं धोराजी, इंदौर और बदायूं मंडी में नरमी रही। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 16 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2440 रुपए। 18 मार्च को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2435 रुपए। जबकि राज्य के जम्बूसर मंडी में 18 मार्च को गेहूं का भाव 200 रुपए की बढ़त के बाद 2600 रुपए से 2800 रुपए पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 मार्च को गेहूं का भाव था 2350 रुपए। 18 मार्च को इसके सौदे 51 रुपए टूटकर 2299 रुपए पर हुई। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 16 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2450 रुपए, जो कि 18 मार्च को 125 रुपए उछलकर 2575 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं मंडी में 16 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2510 रुपए, जो कि 18 मार्च को 10 रुपए गिरकर 2500 रुपए हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं भी शामिल है। रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वही बात गेहूं की पैदावार की करें तो 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। कुल गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं का उत्पादन 1120.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1105.54 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख मीट्रिक टन अधिक है। सोमवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदों में मजबूती का रुख देखने को मिला। वहीं आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जेतपुर मंडी में 16 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 5955 रुपए। 18 मार्च को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 6005 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में भी इस दौरान मूंगफली के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 6950 रुपए। 18 मार्च को इसके सौदे 379 रुपए चढ़कर 7329 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में 18 मार्च को मूंगफली का भाव 205 रुपए की मजबूती के बाद 5300 रुपए से 5505 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की बेवर मंडी में मूंगफली के भाव की बात करें तो यहां 16 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 5950 रुपए। 18 मार्च को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 5950 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16.43 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से होने वाली मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 9 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 6000 टन की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 4,69,000 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 4,63,000 टन रहा था।
और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में मसूर के खेत में सिंचाई करें। यहाँ गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं के खेत से खरपतवार निकालें। किसान मटर की बुवाई करते रहें। इसके अलावा टमाटर की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। हिमाचल में बैगन की बुवाई कर सकते हैं। अभी लाल मिर्च की बुवाई के लिए समय उचित है। वहीं किसान फूल गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई करें। इसके साथ ही शिमला मिर्च की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। हिमाचल प्रदेश में खीरे की बुवाई कर सकते हैं। इस समय गाजर और मूली की बुवाई करते रहें। उत्तराखंड में बैगन की बुवाई कर लें। किसान शलगम की बुवाई भी कर सकते हैं। अभी टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। साथ ही गन्ने की बुवाई कर लें। यहाँ किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में आलू की खुदाई कर लें। इस समय जौ के खेत में गुड़ाई और निराई करें। इसके साथ ही मसूर के खेत में भी गुड़ाई और निराई कर सकते हैं। वहीं किसान प्याज के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। उत्तराखंड में भिंडी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। और खेती किसान से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के चुनावी दौरे पर पलक्कड़ के कोट्टा मैदानम से अंचू विलक्कू तक का रोड शो किया। इस दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सड़कों के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के करेली में जिला प्रशासन ने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम माई बूथ ऐप है और इससे कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करके अपने इलेक्शन बूथ से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में भाजपा और पट्टाली मक्कल काची के बीच गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन में पीएमके को 10 सीटें मिली हैं,
और इस नए गठबंधन पर पीएमके के अध्यक्ष डॉक्टर अंबुमणि रामदास ने कहा है कि तमिलनाडु में लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अंबाला में एक रोड शो किया। इस रोड शो के साथ ही अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत भी की। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में प्रशासन काफी सतर्क है। तेलंगाना में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 5.73 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है। ये वाहन मिरियाल गुड्डा से खम्मम की ओर जा रहा था। लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा कर्मियों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा कर्मियों ने मुठभेड़ में 36 लाख के 4 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। भारतीय वायुसेना के विमान IAF AN-32 ने ऑपरेशन सद्भावना के जरिए गंभीर रूप से घायलों को लेह से चंडीगढ़ एयरलिफ्ट किया है। लद्दाख में भारी बर्फबारी के चलते सड़कें बंद होने के कारण भारतीय वायुसेना नागरिकों के लिए एकमात्र लाइफलाइन बनी हुई है। भारत और मालदीव ने भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट योजना को लेकर अपनी चौथी द्विपक्षीय समीक्षा बैठक की। दोनों पक्षों ने परियोजनाओं का आकलन किया और प्रगति में आने वाली चुनौतियों का समाधान पर चर्चा की। प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्ता वेस्टलैंड VVIP चौपर घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने भगौड़े व्यवसायी और रियल एस्टेट कंपनी MRMGF के पूर्व प्रबंध निदेशक श्रवण गुप्ता की 16 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में बड़ा दावा किया है। जांच एजेंसी ने कहा है कि लाभ के बदले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता ने अपने आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।